क्या आप हमारे प्रेसिडेंट का नाम जानते हैं? द्रौपदी मुर्मू। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हमारी कितनी प्रेसिडेंट है इंडिया की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, जिसमें हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी का एकदम डिटेल में रिवीजन। प्रीलिम्स के लिए मोटा मोटी बचे हैं अब एक आपके 26 दिन। और वापस आप सबको याद दिला दूं कि भूलिए नहीं सीसैट को। देखिए, मैं आपको आने वाले सारे दिनों में ये रिमाइंड कराते रहूंगा कि अगर नैया डूबती है तो वो सीसैट में डूबेगी। और दूसरा एक आपको और रिमाइंडर मैं देना चाहता हूं, वो है कामनेस का। अब क्या होगा कि जैसे जैसे दिन जो है वो पास में आते जाएंगे, आप लोगों को लगेगा यार मैं तो भूल रहा हूं, यार ये भी पढ़ लूं, यार वो भी पढ़ लूं, नया कुछ तो आ रहा है, पुराना कुछ तो करना रह गया है। प्लीज स्टॉप दिस, काम रहो और ट्रिपल आर पर फोकस करो, दैट इज रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपके जो बेसिक बुक्स थे उनका रिवीजन, आपके जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं उनका रिवीजन, या आप लोगों ने कोई पीवाईक्यू या एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, मॉक टेस्ट दी है, उनका रिवीजन, इसी पर मेजर फोकस कीजिए। तो आप सब मेरे साथ में कवर कर रहे हैं पॉलिटी इन डिटेल, ये आपका फाइनल रिवीजन है, ताकि एकदम शॉर्ट में और क्विक में आप लोगों का रिवीजन पूरा का पूरा खत्म हो जाए। हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में मल्टीपल चीजें, जैसे कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हो गया, सेलेंट फीचर्स हो गया, संविधान कैसे बना है, ये सब हमने देखा है। लेकिन फिर अगर हम हमारे पीवाईक्यूज का एनालिसिस करें तो इन पीवाईक्यूज के एनालिसिस में हम लोगों को क्लियरली दिखता है कि प्रेसिडेंट के बारे में भर भर करके सवाल है, और खास करके उनके इलेक्शन को लेकर के सवाल बहुत ज्यादा पूछे हुए हैं। चाहे फिर आप वो 2023 की बात करो, चाहे वो आप 2013 की बात करो, चाहे आप 2018 की बात करो, और ऐसे ही कुछ और जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के सवाल जो है हमेशा से रहे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ तो इतने डिफिकल्ट सवाल भी रहे हैं, जैसे कि अगर आप ये यूपीएससी 2023 का ये वाला सवाल देखोगे तो इसमें तो भाई साहब, मतलब मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि इतना डिफिकल्ट सवाल जो है वो मैंने नहीं देखा है। क्योंकि विद्यार्थियों से एक्सपेक्टेड है कि आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इतना डिटेल में कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से एमएलए की कितनी वैल्यू है। आप जस्ट एक बार इस 2023 के क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगला वीडियो, यानी कि ये वाले जो वीडियो में अगला जो पार्ट हमारा आने वाला है, जिसमें मैं एकदम डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ, वो कैलकुलेशन कैसे हुआ, क्यों इस कैलकुलेशन पर हमको ध्यान देना है, वो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, द members nominated to either house of parliament or legislative assembly of state are also eligible to be included in the electoral college. दूसरा है, higher the number of elective assembly seats, सुनिएगा, higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state। मतलब एमएलए का वोट आपको पता होना चाहिए मोटा मोटी। अच्छा चलो, ये तो हम लोग फिर भी लॉजिक से लगा सकते हैं कि ऐसा मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ केरला। तो यहां पर कि अब आपको एक वैल्यू वोट की मध्य प्रदेश के एमएलए की और केरला की आपको पता होनी चाहिए, जो कुछ ज्यादा ही अंदर जाना जो वो हो गया। अच्छा, इतना हुआ तो आप लोगों को आगे इन लोगों ने पूछ लिया कि पुडुचेरी जो है उसके एमएलए की वैल्यू और अरुणाचल प्रदेश जो है उसके एमएलए की वैल्यू, अगेन उसके कंपैरिजन आपको करने के लिए लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा डीप में जाना हो गया। तो आप लोग अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रेसिडेंट को लेकर के। तो हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है द्रौपदी मुर्मू जी 15th प्रेसिडेंट है हमारी फिलहाल, और इनका इलेक्शन जो है वो मतलब ऑफिस में है सिंस 2020 जुलाई 2022। काफी अच्छा एक नंबर है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी पहले ट्राइबल प्रेसिडेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। महिला तो है ही, पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट भी है, महिला प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो ये नहीं है, ये ट्राइबल प्रेसिडेंट है सबसे पहले। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे अगेन इलेक्शन को लेकर के बातें हैं, इसमें इलेक्शन को लेकर के बातें हैं, और इसमें भी इलेक्शन को लेकर के बातें हैं। तो मोटा मोटी आज हमारा टारगेट होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इसको डीप में समझा जाए। तो बिल्कुल आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आए हो तो लाइक और कमेंट करके अभी आपको जाना ही पड़ेगा। लाइक करो अभी के अभी, और अभी के अभी कमेंट करो कि आप कौन हो भाई, मुझे पता तो चले कौन कौन आकर के जा रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी पर मल्टीपल ऑफर्स चल रहे हैं। देखो, बहुत सारे लोगों की, स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कंटिन्यूसली कि मैं आंसर राइटिंग कैसे शुरू करूं, क्या मैं काबिल हूं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, ट्रिक्स कैसे रखूं, प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करूं, मुझे चीजें याद होंगी क्या। इन सब के लिए अनअकैडमी एक और एक सॉल्यूशन लेकर के आया है,
मतलब अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो ये सब आपको मिल ही जाएगा, पूरा सिलेबस कवरेज, एमसीक्यूज, रिवीजन, करंट अफेयर्स, लाइव क्लासेस, हैंडआउट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन सीसैट, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सब आपको एक और एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, वो है अनअकैडमी। कुछ लोग कह रहे थे सर मंजिल जैसा हम लोगों को कुछ एकदम सस्ता सा ऑफर जो है वो मिल सकता है क्या? तो मैंने कहा था थोड़े बच्चों को कि रुक जाओ, आ रहा है हमारा एक ऑफर और वो ऑफर आ ही चुका है। तो मंजिल जैसा तो पूरा एकदम नहीं है, लेकिन अब अरविंदा कोड पर आप लोग केवल और केवल 29,999 में 15 महीनों का बेसिक एंड एडवांस्ड कोर्स कंप्लीट करने के लिए सब्सक्रिप्शन पा पाओगे। हमारी अलग अलग बैचेस 18 मई 30 मई से शुरू हो रही है, इनको जरूर आप लोग जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वापस आप सबको याद दिला दूं, कुछ लोग अगर सीसैट में अभी भी वीक हैं, सिर्फ मात्र 2,000 रुपए में वन ऑफ द टॉप सीसैट की फैकल्टी दैट इज मधुकर गोटवे सर, इनसे आप लोग सीसैट जो वो सीख पाओगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के लेक्चर से। और मैंने आपको जैसा कि बताया मेजरली कि आज हमारा मेजर टारगेट जो होगा वो इस चीज को लेकर के होगा कि प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा का इलेक्शन कैसे होता है। तो इलेक्शन कैसे होता है, मैं सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहेंगे हम उसको? इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होंगे जो जाकर के इस तरीके से वोट जो है वो डालेंगे। बाय द वे आपको बता दूं, वहां पर ईवीएम से वोट नहीं होता है, वहां पर बैलेट पेपर से वोट होता है। उसके पीछे भी रीजन है, क्या रीजन है वो आगे आपको पता चलेगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ो तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड। अच्छा, इलेक्टेड कहां के? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब सीधी सी बात है लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितनी भी हैं आपके पास में, तो 28 हमारे पास में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपका जो है इन सब जगह से इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो आपका फॉर्म होता है। तो कहां से? तो यूनियन टेरिटरीज हैविंग द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर्स और आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपके 3 हो गए, ये आपके 28 हो गए, और यहां से आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स आएंगे। अब इन सब के अगर हम टोटल एमएलए गिने जो कि इलेक्टेड हैं, तो देखिए पहले क्या होता था, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी लोकसभा में होते थे, लेकिन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने वो हटा दिए। जो एंग्लो इंडियंस थे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एक आपका गवर्नर जो है उनको नॉमिनेट कर सकता था, और यूनियन लेवल पर 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जा सकता था, लेकिन 102nd अमेंडमेंट ने उसको हटा दिया। तो अब नॉमिनेटेड मेंबर्स कहां बचते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स मेजरली राज्यसभा में बचते हैं, जो कि होते हैं 12। तो ये 12 मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आप नॉमिनेटेड हो। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर आप लोग देखोगे कि 6 स्टेट्स हमारे कंट्री में ऐसे हैं जिनके अंदर में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, उसके बाद यूपी और बिहार। ऐसे कुछ हमारे 6 स्टेट्स हैं जिनके अंदर में आप देखोगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो इन 6 स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है? इलेक्टोरल कॉलेज में अगर हम टोटल मेंबर्स ढूंढने के लिए जाएं तो सारे स्टेट के 28 + 3 इनके जो टोटल इलेक्टेड एमएलए हैं वो है 4120। तो ये 4120 एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और यूनियन से आपके जो टोटल एमपीज हैं तो उनमें 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा की, क्योंकि 12 आपके नॉमिनेटेड है तो उनको हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। तो 776 जब आपका टोटल हो जाएगा। और टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4896 लोग जो वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब आता है अगला मुद्दा। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा है कि देखिए, अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू कर दें तो सीधी सी बात है, एमएलए जिसको चाहेंगे उसी को प्रेसिडेंट बना पाएंगे, क्योंकि इनके पास में मेजॉरिटी जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम जो है नंबर तुम्हारा, 4 to 5 टाइम जो है वो नंबर तुम्हारा बहुत बड़ा है। तो सीधी सी बात है कि फिर तो एमपीज जो है उनको यूनिफॉर्मिटी मिल ही नहीं पाएगी। तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने कहा कि भाई यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए।
मतलब क्या, मतलब इन्होंने कहा कि इन सब का मिलाकर के एक 50% वेटेज जो है वो वोटिंग का रखो और इन सब का मिलाकर के एक 50% जो है वो वेटेज रखो। इस तरीके से जब वेटेज रखेंगे तो जो है वो एकदम सही आपका कैलकुलेशन होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई ये 50% वोटेज आपको 776 को देना है, 50% 4120 को देना है, तो कुछ तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। बोले यस करते हैं। तो इसके लिए फिर यूनिफॉर्मिटी के लिए इन्होंने वोट ऑफ एमएलए निकाला। उसके लिए उन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया, उन्होंने कहा कि एक वैल्यू जो है मतलब वैल्यू ऑफ 1 एमएलए ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, उसको कैसे निकालेंगे, तो बोले कि उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो गिनो और उस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स है उसको गिनो, इनटू 1/1000 करो। जब आप ये करोगे तो बोले कि आपको एक एमएलए की वैल्यू मिलेगी उस स्टेट की। जरा कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया, आंध्र प्रदेश को हमने पकड़ा, आंध्र प्रदेश का हमने किया कि 175 जो है इसके अंदर में टोटल सीट्स है, ठीक है, टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 175 सीट्स है। टोटल इसकी पॉपुलेशन आप लोग अगर देखो तो लगभग उस समय में कुछ 2 करोड़ 2.7 CR के करीब में हुआ करती थी। ये इनकी पॉपुलेशन है। ये हमने जब कैलकुलेट किया तो टोटल पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 CR डिवाइडेड बाय ये आप लोगों के 175। इसको जब आपने किया इनटू 1/1000 सो दैट वैल्यू थोड़ी सी छोटी आपकी निकले। जब ये हमने किया तो ये 158 पॉइंट समथिंग 8 या ऐसे कुछ तो आपका वैल्यू आता है जिसको हमने राउंड ऑफ किया और एक एमएलए की वैल्यू हम लोगों ने मोटा मोटी जो है वो 159 निकाली। तो अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू 159 निकल करके आई है, एक एमएलए की वैल्यू। तो इसी तरीके से इनके टोटल जो है वो 175 एमएलएस हैं। तो अगर मैं 175 एमएलएस की टोटल वैल्यू अगर मतलब अरुणाचल प्रदेश की आंध्र प्रदेश की टोटल वैल्यू कितनी होगी वो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं 175 को 159 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा उत्तर निकल करके आएगा 27,825। ये निकली। तो ये वैल्यू जो है वो ईच एमएलए की है आंध्र प्रदेश के। ये वैल्यू जो है वो टोटल एमएलएस की है, जितने आपके पास में एमएलएस हैं वो वैल्यू है आपकी। इसी तरीके से फिर बाकियों की भी निकाली। आप लोग देखो अरुणाचल प्रदेश के पास में ज्यादा सीट है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास में बहुत ज्यादा सीट है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन देखो कितनी कम है, 4,67,511। इसमें आप मुझसे सवाल करोगे सर ये 1971 की पॉपुलेशन आप क्यों काउंट कर रहे हो, 1971 की पॉपुलेशन क्यों काउंट कर रहे हो? अगर आपको करना चाहिए था तो जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास में अवेलेबल है वो 2011 का है, वो क्यों नहीं ले रहे हो पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए? तो कम निकलनी चाहिए। तो इसके पीछे आंसर जो है वो थोड़ा सा इमरजेंसी की पीरियड में छुपा हुआ है। तो होता क्या है कि जब इमरजेंसी लगी हुई थी, ओके, उसी समय में हम लोग देख रहे थे कि जैसे जैसे सीट्स जो है, जैसे जैसे किसी स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 82 है और 170 है। तो आर्टिकल नंबर 82 ये कहता है कि आफ्टर एवरी सेंसस, ठीक है, दोनों भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की भी और लोकसभा की आपको सीट जो है वो रीएडजस्ट करनी पड़ेगी एज पर द पॉपुलेशन, ठीक है। जैसा जिसका जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसको ज्यादा सीट मिलेगी और जिसका पॉपुलेशन कम हो रहा है उसकी सीट जो वो कम की जाएगी। लेकिन इसी के साथ में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है उस समय में फैमिली प्लानिंग भी प्रमोट कर रही थी। वो कह रही थी कि पॉपुलेशन बहुत ही तेज रफ्तार से हमारा बढ़ रहा है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए। तो हर कोई जो है अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट जो वो कम कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं रहे। उसमें से कुछ स्टेट जो है वो सक्सेसफुल रहे, कुछ स्टेट जो है वो नाकाम रहे। तो हम लोग एक मोटा मोटी डिवाइड देखते हैं नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, कि नॉर्थ में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ज्यादा है। इन लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ज्यादा मेजर्स नहीं लेते, तो इनकी पॉपुलेशन धड़ल्ले से बढ़ते जा रही है और इनकी पॉपुलेशन धड़ल्ले से कम होते जा रही है। मतलब आपने एक अच्छा काम किया, उसके लिए आपको पनिश कर रहे हैं कि तुमने पॉपुलेशन बढ़ाई तो तुमको क्या कर रहे हैं, तुमको लोकसभा में ज्यादा सीट्स दे रहे हैं, और तुमने पॉपुलेशन घटाई क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम किया तो तुमको और हम लोग कम दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग देखें मोटा मोटी तो एक समय में ये लगभग टोटल इंडिया के पॉपुलेशन में कह रहा हूं मैं,
ये सिर्फ 5 स्टेट, कौन कौन यहां से आप लोग देख रहे हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनकी मोटा मोटी पॉपुलेशन पूरे कंट्री के पॉपुलेशन में 39% हुआ करती थी। ठीक है, और वही सदर्न स्टेट्स, तो सदर्न के 5 स्टेट अगर हम लोग देख ले, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु, इनकी पॉपुलेशन मोटा मोटी जो है वो पूरे कंट्री की 26% हुआ करती थी। बट जैसे जैसे, ये मैं 1951 की बात कर रहा हूं, बट जैसे जैसे आपके अलग अलग सेंसस वगैरह होते गए, हम लोग देखे ये 26 से नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं। ये लोग जो है वो 24 पे आ गए, और इनका जो 39 था ये धीरे धीरे 37 पे गया, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते जो 43% हो गया, और इनका आज जो है वो 19.8% जो है वो सिर्फ शेयर रह गया है इंडिया के अंदर में। तो ये कहेंगे भाई ऐसे तो हमारी सदर्न स्टेट जो कह रहे हैं कि हमारी सीट्स कम हो जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई, और उन्होंने कहा कि अब से 1971 का ही सेंसस यूज किया जाएगा फॉर ऑल द इलेक्शंस, फॉर कैलकुलेटिंग कि किसको कितनी सीट्स मिलेंगी, और रीएडजस्टमेंट जब आपको करनी तो उसके लिए हम लोग 1971 का ही पॉपुलेशन यूज करेंगे। ओके, कब तक, साल 2000 तक, 25 साल के लिए उन्होंने फ्रीज कर दिया। लेकिन बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट को लगा कि ये थोड़ा गलत है, इसको और हम लोग जो है, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है सदर्न स्टेट वापस चिल्लेंगे, ये आगे भी होने ही वाला है, सदर्न स्टेट चिल्लाने ही वाले, वो लोग बोलने वाले कि हमने पॉपुलेशन मेजर लिए हैं और तुमने नहीं लिए हैं, तो इनको आप लोग, जिन्होंने काम नहीं किया उनको आप लोग पुरस्कृत कर रहे हो, और जिन्होंने काम किया उनको आप लोग उल्टा उनके सीट्स कम कर रहे हो, ये हमको नहीं चलेगा। तो क्या होगा, तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने भी इसको एक अगले आने वाले 25 साल यानी कि 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया है। तो 2026 तक 1971 के सेंसस के ही आंकड़े जो है वो लिए जाएंगे। इसीलिए आप लोग जो है यहाँ पर देख रहे हो कि पॉपुलेशन जो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ये 1971 की है, ना कि 2011 की है। तो ऐसे इन लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इनकी पॉपुलेशन, तो इनका वैल्यू जो है वोट ऑफ एन अरुणाचल प्रदेश का एमएलए उसकी 8 है, और मोटा मोटी जो है वो टोटल स्टेट की वैल्यू 480 है। सोचो, टोटल स्टेट की वैल्यू जो है 480 है। इसी तरीके से सारे स्टेट्स का आप लोग निकालो, तो सारे स्टेट्स का निकालने के बाद में अब देखो यूपीएससी ने क्या सवाल किया था। ठीक है, अब अगर हम लोग जाएं 2023 का अगर हम लोग सवाल देखें, तो 2023 के सवाल में यूपीएससी क्या पूछ रही है, तो दो चीजों का कंपैरिजन करने के लिए हमको बोल रही है। एक बोले कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली, हायर द वैल्यू, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट आप लोग पूरी तरीके से गलत ठहरा सकते हो। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ही देख लो, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट है, लेकिन इनका पॉपुलेशन काफी कम होने की वजह से क्या हो रहा है, उनके वैल्यू की, उनका एक वोट की वैल्यू सिर्फ 8 निकल करके आई है, जो कि काफी कम है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो पक्का रहोगे। अच्छा, अब इसमें देखो मध्य प्रदेश के एमएलए के वैल्यू, ठीक है, the value of vote of each MLA of मध्य प्रदेश is greater than that of a केरल। तो ऐसा है क्या? तो अभी हम लोगों को जाकर के मध्य प्रदेश और केरल इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा। जब हम लोग इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का है, हाँ ये रहा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू 131 है, और केरल के अगर हम लोग देखें तो केरल जो है उसकी वैल्यू, केरल जो है उसकी वैल्यू 152 है, इनकी वैल्यू 131, इनकी वैल्यू 152। व्हाई? बिकॉज केरल के भले ही सीट जो 140 है, इनके 230 है, लेकिन पॉपुलेशन अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इनकी वैल्यू 152 निकल करके आई है, तो वो वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी कितना डीप में गई है इस बार, कि आप लोगों को ये टेबल जो है वो तक आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ रहा है। यूनियन टेरिटरीज का कंपेरिजन किया उन्होंने, एक तो पुडुचेरी का कंपैरिजन किया, तो पुडुचेरी यहां पर है आपका, ओके, और दूसरा उन्होंने कंपैरिजन किया था, पुडुचेरी का कंपैरिजन किया अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश का तो हमने निकाला बस 8 है, और पुडुचेरी का देखो कितना सारा हमने निकाला है। तो अगेन वो वाला स्टेटमेंट भी जो है वो आप लोगों का थोड़ा सा गलत ही जो वो निकल करके आता है। इनकी वैल्यू 16 है, तो पुडुचेरी का ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश से, ऐसा कुछ आई थिंक स्टेटमेंट है, तो वो सही हो जाएगा फिर। तो इतना डीप में जाकर के जो है वो यूपीएससी ने आपसे पूछा है। बट एनीवेज, अब हम लोग कहां जा रहे हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर।
तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो, अब इसमें हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये एक एमएलए की वैल्यू है, ये टोटल एमएलए की वैल्यू है, और ये टोटल स्टेट के टोटल एमएलए की वैल्यू कितनी आएगी 549,495। ओके, मतलब 495। तो इतनी जो है टोटल एमएलए की वैल्यू आ रही है। ये आपको कहां लगने वाली है, ये आपको वैल्यू ऑफ एमपी निकालने के लिए लगने वाली है। तो देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 50% वोटेज इनको मिले, 50% वेटेज जो है इनको मिले। तो इनकी सब लोगों की हमने वैल्यू निकाली 549,495 करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू जो है वो निकाली है। ठीक है, अब जो है वो इवन इनको भी इतनी ही वैल्यू मिलनी चाहिए, दैट इज 549,495 की। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें सीधी सी बात है, फिर आप लोग जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उसे डिवाइड करोगे। तो आप लोग सिंपल ये जो आपकी वैल्यू आई है 549 एंड 495, इसको आपने डिवाइड किया 776 से। तो जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो इसके बाद में आपके इवन इनकी वैल्यू निकल करके आएगी, एंड दैट विल बी 708। तो 708 वैल्यू आई। अब अगर आप इस 708 को वापस से 776 से मल्टीप्लाई करो तो 549,408, लगभग मोटा मोटी ऑलमोस्ट जो दोनों के सिमिलर जो है वो वेटेज जो निकल करके आ रहा है। और फिर इन्होंने क्या किया, तो अब ये देखो ये 4120 एमएलए के वोट की वैल्यू इतनी है, ये 776 जो एमपीज है उनके वोट की वैल्यू इतनी है। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट जो है वो आपकी कुछ इतनी निकल करके आती है। और अगर यहाँ पर किसी भी प्रेसिडेंट को जीतना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, अगर किसी भी प्रेसिडेंट को जीतना है तो आपको एटलीस्ट इसका हाफ पे मार्क जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। हमारा ये एकदम सिंपल सा जो है वो सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल कैलकुलेशन जो है ये आपको करने के लिए बोलता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये सारे जो चीजें हैं वो एकदम अच्छे से जो वो क्लियर हो गई होंगी कि ये इलेक्टर्स क्या हैं, कैसे जो है इनका इलेक्शन जो वो हो रहा है, इनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। अब जो है वो आगे बात आती है कि इनके वोटिंग का सिस्टम कैसा है, क्योंकि अब वोट भी तो होगा। अब ये वोट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब प्रॉपर अगर मैं आपको डिफाइन करूं कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। इसमें बैलेट पेपर यूज होता है। तो देखो अगर आप जनरल कोई भी इलेक्शन देखो तो उस जनरल इलेक्शन में क्या होता है, हमारा ईवीएम सिस्टम होता है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर आप लोगों का ईवीएम है, यहाँ पर जाकर के आप लोग एक आधा बटन दबाते हो, बटन दबाने के बाद में वो वीवीपैट के यहाँ पर आपको 6 सेकंड के लिए आपने किसको वोट किया था वो दिखता है। और ये वाला जो है वो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट में आकर के सब कुछ जो वो दर्ज हो जाता है कि क्या तुम्हारी जो है तुमने किसको वोट किया था या किसका क्या रहा है। और ये जब हो जाता है तो हो जाने के बाद में हम लोग फिर निकालते हैं कि भाई किसको कितने वोट मिले। तो अगर मान लो मैं ये जो राजस्थान में भी रिसेंटली 2023 में जो वोट हुए थे उसके अगर टोटल वोट अगर मैं गिनूं तो लगभग 2,52,882 वोट जो पड़े थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, शिव नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसमें से इसको ज्यादा मिले। ओके, तो ये आप लोगों का एक सिस्टम है। तो सिंपल है, इसमें आप लोग क्या करते हो, तो ये जो अभी हम लोग जो ईवीएम सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके अंदर में ऐसा होगा आपने वोट दर्ज किया, वोट रिकॉर्ड हो गया और उसके बाद में आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इस तरीके से बैलेट पेपर आपको दिया जाता है। तो ये मैं खुद एक बार जो है वो हमारे महाराष्ट्र में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के लिए जब मैं गया था तो वहां पर आप लोगों को प्रेफरेंस लिखने के लिए बोलते हैं। ये आपको एक प्रॉपर हर एक इंसान को ऐसा बड़ा सा एक बैलेट पेपर दिया जाता है। इस बैलेट पेपर के अंदर में हर किसी का नाम है, तो इसमें आप जो चाहो 1 2 3 4 5 6 आपको जैसा जिसको वोट देना है आप लोग इसमें प्रेफरेंस जो है वो अपने बताते हो। तो ऐसे बैलेट पेपर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक सीक्रेट बैलेट पेपर जो है वो दिया जाता है जिसमें आप अपने प्रेफरेंसेस यूजुअली लिख करके देते हो। ये पूरा सिस्टम ही अलग है। ओके, और इसमें भी ये हम लोग प्रेफरेंसेस जो है वो क्यों लिख करके देते हैं, ताकि एटलीस्ट जो भी विनर आपके सामने आए उसको कम से कम 50% वोट तो भी मिले हो। अच्छा, ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताता हूं। हम लोग मेजरली जो वोटिंग सिस्टम हमारे जैसे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे, उसमें हम लोग एफपीटीपी नाम का सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट लाइन, एफपीटीपी। ठीक है, हम लोग जिस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एफपीटीपी, अभी आपको पता ही होगा लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं तो उसमें एफपीटीपी सिस्टम होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट लाइन। व्हाट इज फर्स्ट पास द पोस्ट लाइन? फर्स्ट पास द पोस्ट लाइन में लगभग क्या होगा, आपके जो 2,52,882 वोटर्स जो है वोट करने के लिए आए,
और इन लोग आकर के सीधा ईवीएम बटन पर एक बटन दबाएंगे चले जाएंगे, एक बटन दबाएंगे चले जाएंगे, एक बटन वो उनके प्रेफरेंस का होगा। जितने भी कैंडिडेट्स है वो सारे के सारे इलेक्शन में खड़े हैं। तो यहाँ पे आप लोग आई थिंक देख रहे हो 10 कैंडिडेट, 9 कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं और एक जो है वो नोटा नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ये सब लोग वोट कर रहे हैं। अब इन वोट करने में अगर आप देखें तो यहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी जो है उनको लगभग वोट मिलते हैं 79,495। उनके जो एकदम लास्ट में जो करीबी थे, तो ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। दूसरे जो फतेह खान थे वो भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनको मिलते हैं 75,000 वोट। और फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेन वहां के लीडर थे अमीन खान, उनको लगभग 55,000 वोट जो है मिलते हैं। और स्वरूप सिंह खारा जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको 22,000 वोट मिलते हैं। इसमें से विनर कौन? विनर वो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले बाकियों से, दैट्स इट। उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट लाइन, दैट्स इट। टोटल अगर मैं इनका वोटिंग का कैलकुलेशन करूं तो रविंद्र सिंह भाटी को सिर्फ 31% वोट मिले हैं, 31.4% वोट मिले हैं। वही यहाँ पे मिस्टर खान जो है उनको 29% वोट मिले हैं, अमित खान को 21% वोट मिले हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें से विनर आपने किसको बनाया? विनर आपने उस व्यक्ति को बनाया जिसको 31% वोट मिले हैं, क्योंकि ये बाकी सबसे ज्यादा है, बाकी सबसे ज्यादा है। लेकिन बाकी सबसे ज्यादा है फिर भी अगर हम लोग देखें तो 31% लोगों ने अगर इनके लिए वोट किया तो 69% लोगों ने इनके लिए वोट नहीं किया है, बट स्टिल ही इज द विनर। इसी को हम कहते हैं कि विनर टेक्स ऑल। विनर जो है जस्ट बिकॉज आपके बाकी लोगों से ज्यादा थे तो आप जो है वहां पर विजेता बन गए और पूरे 100% वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करते हो। तो इस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी जो है वो जीत जाते हैं और वो एक एमएलए जो है बन जाते हैं। तो ये है आपका एफपीटीपी सिस्टम। लेकिन अब देखो हम लोग जो है वो एक प्रेसिडेंट तो ऐसा चूज नहीं कर सकते ना जिसके पास में मेजोरिटी ऑफ द वोट ना हो, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के केस में भले ही उनके पास में 31.4% वोट थे और उनको 68.6% वोट नहीं मिले थे तो चल गया, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ये नहीं चलेगा, उनको एटलीस्ट 50% तो भी मिले, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो उनको मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स का सिस्टम अपनाया है और ये सिस्टम अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूं। इस सिस्टम में सिंपल है, इस सिस्टम के अंदर में एक मतलब आप लोग जो है वो ईवीएम यूज नहीं करोगे, इसके अंदर में आप बैलेट पेपर यूज करोगे। जितने भी आप लोगों के कैंडिडेट थे, मतलब कौन, जितने भी वोटर्स है आपके 4120 आपके वोटर्स प्लस 776 आपके वोटर्स, ठीक है। तो ये लगभग जो भी आप लोगों के 4896 जो वोटर्स हैं, इन सबको इस तरीके के एक जो है वो बैलेट पेपर दिया जाएगा। इन बैलेट पेपर पर इन लोगों को अपनी जो भी चॉइसेस है वो आपको बतानी पड़ेगी। कोई बोलेगा भाई मुझे भारतीय जनता पार्टी का चाहिए, तो वो अपना 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी की जो कैंडिडेट है उनके लिए भरेगा। तो जितने कैंडिडेट है ओके, तो एक क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रल कोटा यहाँ पे हम लोग निकल आए कि इलेक्ट्रल कोटा क्या है कि एटलीस्ट आपको जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल है, वैलिड वोट क्यों, क्योंकि आपका वोट सीक्रेट बैलेट से हो रहा है। अगर किसी ने दिखा दिया तो वो इनवैलिड वोट हो जाएगा, या फिर आपने ठीक से उस पे यहाँ पे आपको भरना था, आप भर यहाँ रहे हो, कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो, नाम कट कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो उसके वोट को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो वैलिड वोट जो होंगे डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो वो आप लोगों को लगभग 50% कोटा का वोट जो है वो आपका निकल करके आ जाएगा। और ऐसे कोटा जो 50% का कोटा क्रॉस कर जाएगा उसी को हम लोग जो है विजेता घोषित करेंगे। तो मान लीजिए अब ये मैं एक थोड़ा सा आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम समझाने के लिए आप लोगों के लिए एक इमेजिनरी चीज जो लेकर के आ रहा हूं। तो ये जो भी है हमारे 4896 कैंडिडेट, इन सबको इस तरीके से बैलेट पेपर मिलेंगे। ये एक बैलेट पेपर उसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, और इनको यहाँ पर सिर्फ एक बटन नहीं दबाना है, इनमें सबको प्रेफरेंसेस लिखना है। तो मान लो ये कहता है कि नहीं हम तो इनको सपोर्ट करेंगे, ये 2 3 4 5 6 7 इन्होंने ऐसे अपने प्रेफरेंसेस लिखे हैं। इसने लिखा है भाई 2 1 3 4 5 और 6 7 ऐसा इन्होंने लिखा है। इनका लिखना है भाई हम लोग 1 2 और इधर 3 4 इधर 5 6 और 7 हम लोग देंगे। ये कहता है भाई हम लोग जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 दूंगा। ये वाला कहता है भाई मेरा 1 और 2 और इधर में फिर 3 4 5 6 और 7 का मेरा प्रेफरेंस है। इस तरीके से हर कोई जो है 4896 कैंडिडेट जो है वो क्या करेंगे, वो अपना अपना बैलेट पेपर भरेंगे और जो एकदम इनिशियल जो सबसे पहला वाला जो स्लाइड हमने देखा था वहां पे कैसे मोदी जी, अमित शाह एंड बाकी के लोग जो है वो जाकर के अपना बैलेट जो इस बैलेट बॉक्स में डालेंगे।
अब ये सब जब हो गया तो ये सब होने के बाद में सिंपल है, जब वोटिंग काउंट करेंगे तो वोटिंग काउंट करते समय में इन लोग देखेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस जो जो है उनको आप लोग जो है वो कैलकुलेट करोगे, किसको किसको क्या फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। तब इसमें से होंगे कोई इनको भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिला होगा, ऐसा भी होगा कोई, ठीक है। तो हर एक के फर्स्ट प्रेफरेंसेस काउंट किए जाएंगे और उस रिस्पेक्टिव कैंडिडेट को ट्रांसफर किए जाएंगे। मान लो वही 6 कैंडिडेट अगर थे आपके, ठीक है, तो इनको हम लोगों ने आपका पूरा इस तरीके से जो है वो एक हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया, जिसमें हमने फर्स्ट प्रेफरेंसेस जो है वो आपके इस तरीके से ट्रांसफर किया। इसमें मान लो एक कैंडिडेट है ए को जो है वो लगभग 36% वोट जो है वो मिलते हैं, बी को 29% वोट मिले हैं, सी को 21% वोट मिले, इनको 9% वोट मिले, इनको 2.9 और इनको 1% वोट जो मिले हैं। तो इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में हम लोगों को दिख रहा है कि क्योंकि 6 कैंडिडेट खड़े थे तो एक जो है वो आपको विनर अब तक नहीं मिला है, बट हमको चाहिए एक विनर कोई। तो अब उस एक विनर को कैसे निकाला जाएगा, उस एक विनर को, क्योंकि देखो 36% है और हमारा कोटा क्या है, हमारा कोटा है 50%, तो एक भी विनर नहीं है। अगर यही फर्स्ट पास द पोस्ट लाइन सिस्टम होता तो इसमें अभी तक तो ए को हम लोग विनर भी घोषित कर चुके होते थे। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ये कि इसमें से लीस्ट अमाउंट ऑफ वोट किसको मिला है भाई, तो इन लोग बोले कि एफ को सबसे कम वोट मिले हैं, तो इनको हम एलिमिनेट कर देंगे गेम में से फर्स्ट राउंड में, और एलिमिनेट करके इनको जो भी वोट मिले हुए थे ना, इनके सारे सेकंड प्रेफरेंसेस काउंट किए जाएंगे और वो सेकंड प्रेफरेंसेस जो हैं वो रिस्पेक्टिवली जहां जहां इन्होंने दिए हैं वहां पे ट्रांसफर होंगे। तो मान लो सेकंड प्रेफरेंस होने के बाद में इनको हटा दिया और थोड़ा सा सेकंड प्रेफरेंस मोटा मोटी यहाँ पर ज्यादा ट्रांसफर हो गए हैं, डी को ट्रांसफर हो गए हैं, तो डी का सडनली वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। अब इसमें हम लोग वापस देख रहे हैं कि अभी भी कोई क्लियर विजेता नहीं है, फिर वापस से लीस्ट वोट इसके हैं तो इसको एलिमिनेट किया जाएगा और इसके ये 3% वोट जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे और फिर आपके कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन जो वो होंगे, जिसमें से आप लोग देख रहे हो कि इसके मेजॉरिटी ऑफ द वोट जो है वो सी को आकर के मिल गए थे। अब जो है वो हम लोग डी को देख रहे हैं, तो डी जो है उसके सबसे लीस्ट वोट है, इसको एलिमिनेट किया जाएगा और अगले राउंड में डी के वोट ट्रांसफर करेंगे। तो डी के वोट जो है वो मेजरली तो 10 के 10% जो है वो अगर सी को समहाउ ट्रांसफर हो गए तो सी जो है उसके 33%, अभी भी आपको एक नहीं मिला है। अब बी को आप एलिमिनेट करोगे क्योंकि उसके सबसे कम है और जब आप ट्रांसफर करने के बाद में देखोगे तो इनको 55% वोट मिल गए, तो यहाँ पर विजेता जो है वो सी बनेगा। मतलब आपको लग रहा था ए बनेगा लेकिन बना कौन, सी, क्योंकि अब इसमें जो है वो हर किसी के वोट जो है वो काउंट होंगे। तो जो भी आपका सेकंड प्रेफरेंस था तो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस कैलकुलेट करोगे और बाद में जो है वो आप लोग जिस जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसके सेकंड प्रेफरेंसेस, थर्ड प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन जो है वो आपका चलता रहेगा। इसी सिस्टम को हम लोग जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। एंड गाइज आई होप इसी के साथ में आप लोगों को ये जो दो सिस्टम है हमारे ये क्लियरली समझ में आ गए हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एफपीटीपी सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड एफपीटीपी सिस्टम जो है इनके बीच में क्या फर्क है। आपको बता दूं वापस से कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब इलेक्शंस के लिए हम लोग आज भी एफपीटीपी सिस्टम यूज करते हैं और खास करके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोक राज्यसभा और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शन में हम लोग ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है ये हम लोग यूज करते हैं। तो ये सिस्टम आपका चलेगा और इस तरीके से आपका काम होगा और फाइनली जो है वो आपको एक विजेता मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो दो ही कैंडिडेट थे इस बार के जो इलेक्शंस हुए थे 2022 में, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा जी ओपोजिशन के कैंडिडेट थे। अब दो ही कैंडिडेट है तो दो ही कैंडिडेट है तो फिर अलग अलग राउंड की हमको जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, आपको या तो 1 लिखना है या फिर 2 लिखना है, 2 लिखना है 1 लिखना है, 1 2 1 2 यही आपका चलते रहेगा। तो इसमें एक ही राउंड में जो है वो आपको विनर जो है मिल गया और आप लोगों को दिख रहा है कि लगभग जो भी आपके 11 लाख वोट है उसमें से 6.5 लाख के करीब में वोट इनको मिल रहे हैं और इनको कम मिल रहे हैं। तो यशवंत सिन्हा जी हार गए और द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो जीत गए थे और प्रेसिडेंट जो बन गए। तो इस तरीके से हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है उनका या प्रेसिडेंट साहिबा जो है उनका इलेक्शन होता है। अगर आपको ये सिस्टम पूरा ढंग से समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जल्दी से, और लाइक भी ठोको यार। अब आता है अगला मुद्दा। अगला मुद्दा क्या है कि व्हाट अबाउट द डाउट्स,
कि जो भी डाउट्स आए थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, अगर कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट कहाँ लेकर के जाओगे? तो देखो, कोई एमपी है या एमएलए हैं, अगर उनके इलेक्शन में कोई डाउट आते हैं तो आप हाई कोर्ट में जाते हो और हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन से आप लोग जो उसको कंटेस्ट करते हो। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्ड में अगर कोई डाउट है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हो और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इसमें डिसीजन दी होगी वो फुल एंड फाइनल होगी। क्योंकि कैसा होता है कि प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he or she must have completed 35 years of age, again they should be qualified to be member of the Lok Sabha, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह जो है उन्होंने होल्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में उन्होंने कोई पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ क्राइटेरियाज है, और अगर इनमें से आपने किसी क्राइटेरिया को वायलेट किया है तो दूसरा कैंडिडेट था या और कोई है, वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सच में यहां पर जो है वो जो अभी चुने हुए जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी या उनके इलेक्शन में कुछ घोटाला हुआ है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, उनको निकाल भी सकते हैं। अच्छा, निकाल दिया तो जो भी प्रेसिडेंट ने आज तक एक्ट साइन किए थे, लॉ साइन किए थे, क्या वो इलीगल हो जाएंगे? आंसर इज नो। ध्यान रखना, ये वाला यूपीएससी सवाल कर चुका है कि if the election of a person as a president is declared void by the Supreme Court, acts done by him or her before the date of such declaration of Supreme Court are not invalidated, तो वो invalid नहीं होंगे, ओके, और वो कंटिन्यू रहेंगे टू रिमेन इन द फोर्स। दूसरा है कि अब जैसे आपको पता होगा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड है, तो उन लोग जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या और एक आधी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली जो डिसॉल्व थी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो क्या इस ग्राउंड पर आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो कि इलेक्टोरल कॉलेज में हम लोग तो वोट ही नहीं कर पाए? तो आंसर इज नो। जस्ट बिकॉज इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट इट डजंट मीन कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 2-3 फैक्ट है जो हमको पता होनी चाहिए, जो यूपीएससी या बाकी स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को एकदम हाईलाइट करके बता दिया कि ये मुद्दे जो है वो क्या है करके। बाकी फिर हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके क्वालिफिकेशन, ओथ, कंडीशंस क्या है, तो ये आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, अगर अब आप लोग बोलोगे सर मुझे भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होना है, आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर खड़ा होना है तो एटलीस्ट आपको 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर और 50 इलेक्टर्स एज अ सेकेंडर, मतलब मोटा मोटी आपको 100 इलेक्टर्स का सपोर्ट लगेगा। क्यों जो है वो आप लोग कहोगे कि सर इनके इलेक्शन में सिर्फ 2 ही लोग क्यों खड़े हुए थे, यहाँ पर भी जो है वो हम लोग प्रेसिडेंट का फॉर्म जो फिल क्यों नहीं करते, यहाँ पे 100 लोगों ने कंटेस्ट क्यों नहीं किया? 100 लोगों को कंटेस्ट करने के लिए आप लोग समझ के लो अच्छे से कि 4120 एमएलए में से या फिर आपके 776 एमपीज में से, जो कि लगभग 4896 लोग हैं, तो इन लोगों में से आपको एटलीस्ट 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए पहले। अगर इन लोग 100 लोगों का अगर आपको सपोर्ट है, आपके नॉमिनेशन पेपर के ऊपर में इनकी सिग्नेचर्स होते हैं, अगर सिग्नेचर है तो आप लोग फाइल कर पाओगे। अब वो हर किसी को सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें फिर 1-2 ही कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, तो इस चीज को मत भूलिएगा। 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स जो होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एक 15,000 रुपए, क्योंकि नॉन सीरियस कैंडिडेट को आप लोग क्या करना चाहते हो, वहां से एलिमिनेट करना चाहते हो। इनफैक्ट अगर जितने भी वोट पोल हुए हैं उसमें से 1/6 से लेस अगर आपको वोट मिले हैं, यानी कि 16.66% से अगर लेस आपको वोट मिले हैं, तो आपको ये 15,000 रुपए वापस मिलेंगे भी नहीं, जिसको हम लोग कोलोकियल टर्म्स में कहते हैं कि तेरी तो जमानत भी जब्त होगी। सुनते होंगे ना, जब भी लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उसमें कहते हैं कि भाई अगले वाले की तो जमानत भी जब्त होगी। क्यों? क्योंकि उसको 16.66% से भी कम वोट जो है वो आने वाले हैं, ऐसा उसका अनुमान है। बाकी इनकी जो प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओथ एकदम सिंपल है कि फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और देश के वेलबींग एंड सर्विस में अपने आप को जो वो झोंक देना। तो ये इनका मेन ओथ होता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी ओथ जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, और बिना ओथ लिए आप लोग काम जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट के जगह पर कोई दूसरा प्रेसिडेंट, मान लो अब कैसा है कि समहाउ हमारे प्रेसिडेंट, अच्छा ये वाला मुद्दा वैसे भी आगे आने वाला है, तब हम लोग इससे बात करते हैं, ठीक है। तो टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होगा कि 5 साल तक आप रहोगे, ठीक है। लेकिन अगर उनको रिजाइन करना है तो कोई प्रेसिडेंट हमारा रिजाइन कर सकता है, बिल्कुल, आवर प्रेसिडेंट कैन रिजाइन, लेकिन रिजाइन करते समय में आप वाइस प्रेसिडेंट को लिख करके रिजाइन करोगे। देखो, प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले रहे हैं,
लेकिन जब उनको रिजाइन करना है तो रिजाइन वो वाइस प्रेसिडेंट को करके देते हैं। और मजेदार बात है, वही वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट बनता है टेम्पररी पीरियड के लिए। ठीक है, तो फर्दर जो है अगेन उनको निकाला जा सकता है, उनको इम्पीच किया जा सकता है। उनको इम्पीच कैसे करते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। उसको हम लोग कहते हैं कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने किया होगा, तो फिर उनको इम्पीच कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल से बियॉन्ड भी ऑफिस होल्ड कर सकते हैं अगर अब तक कोई नया सक्सेसर नहीं आया है तो दैट इज डन फॉर अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ इंटररेग्नम। इंटररेग्नम का मतलब होता है गैप, तो किसी गैप को या आप लोग पॉलिसी में ज्यादा बदलाव ना हो सके, इसके लिए प्रेसिडेंट जो है उनको कहते हैं कि आप ही ऑफिस में जो रहो। बाकी हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो वापस से री इलेक्शन के लिए भी खड़े हो सकते हैं, और कितने भी बार री इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें तो उनको सिर्फ 2 ही टर्म मिलता है, यानी कि वो ज्यादा 8 साल जो है वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर एक प्रेसिडेंट वापस इलेक्ट होकर के वापस इलेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को अगेन आप लोग जो ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग एकदम जबरदस्त मुद्दे पर आते हैं, और वो जबरदस्त मुद्दा हमारा है कि क्या प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, क्या उनको निकाला जा सकता है। हमारे प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि यूएस में फिलहाल जो है वो इम्पीचमेंट, मतलब बीच में इम्पीचमेंट प्रोसेस जो चली थी जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये मैं आपके 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चली थी। तो क्या इंडिया में भी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है? आंसर इज यस। और अगर उनको इम्पीच करना है तो क्या तरीका है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का? बहुत ढंग से सुनिएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो ग्राउंड पता होना चाहिए कि कौन से ग्राउंड पर आपको इम्पीच किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना इम्पीच कर देंगे, रीजन होगा। रीजन है सिंपल, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल, वीओसी। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये कहीं डिफाइन नहीं किया। आपने कह तो दिया, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपने यूज तो कर ली लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने कह तो दिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, बट ये भी बता देते कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसको कहेंगे, वो नहीं बता आप। तो फिर पार्लियामेंट अपने मन मर्जी से बताते हैं कि इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा, इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं किया है कि क्या होगा एग्जैक्टली। तो ये ग्राउंड है। तो मान लो कोई प्रेसिडेंट है, उनके अगेंस्ट में ये चार्जेस लगे कि उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तब आपके पास में दोनों चांसेस है, या तो आप लोकसभा में जा सकते हो फिर राज्यसभा में जा सकते हो कि प्रोसीडिंग शुरू करनी है हमको। प्रोसीडिंग शुरू करनी, इनको निकालना है। तो इनको निकालते समय में यहाँ के 1/4 मेंबर, लोकसभा के 543 में से 1/4 मेंबर जो है वो जो भी इनके ऊपर में चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर में साइन वाइन करेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई ये प्रेसिडेंट ने जो है वो वायलेशन किया है। और राज्यसभा में है तो वहां पर भी एटलीस्ट 1/4 मेंबर मस्ट साइन द चार्जेस। तो 245 आपके जो मेंबर्स हैं इन सब ने ये चार्जेस जो भी हैं वो साइन करने होंगे कि इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। तो कहीं से भी आप प्रोसेस शुरू करो, यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो। अच्छा, ये जब होगा तो उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है, तो देखो एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है कि हर किसी को अपने आप को डिफेंड करने का हक होना चाहिए। ठीक है, ऑडी अल्ट्रेम पार्टेम मतलब द अदर पार्टी ऑल्सो मस्ट बी हर्ड। तो अब इनको सुनेंगे, ये आएंगे, ये डिफेंस देंगे। तो लोकसभा में जब चार्जेस लगे तो यहाँ पे आएंगे, और राज्यसभा में जब चार्जेस लगे तो यहाँ आएंगे। तो इनको 14 दिनों का नोटिस भी दिया जाएगा कि 14 दिन का हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आप हमको बताओ कि आपके ऊपर हमने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चार्जेस लगाए हैं, डू यू एग्री टू इट। प्रेसिडेंट में से कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ। बट मान लो इनका डिफेंड हो जाने के बाद में भी फिर आगे क्या होगा, इनको डिफेंड करने के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट जो है फिर उसके बाद में जो है वो लोकसभा जो है वो अगर एक अलग टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, उससे अगर रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं तो ये फिर अदर हाउस में जाएगा। ये अलग टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी क्या है? ये अलग टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। देखो बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहां पर। ये स्पेशल मेजॉरिटी बहुत अलग है, टोटल मेंबरशिप वाली मेजॉरिटी है। यूजुअली जितने भी हम लोग मेजॉरिटी देखते हैं ना वो होती है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड द नंबर शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये वाली जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी अलग टाइप की हम लोग इसमें यूज करते हैं, बट इसमें आप अलग यूज कर रहे हो।
क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, तो वापस आपको याद दिलाऊं, टोटल मेंबर मतलब इसमें आप लोग जितने भी आपके टोटल मेंबर्स है दैट इज 543, इसका एग्जैक्ट 2/3 नंबर जो है वो आपको चाहिए, जो कि 360 प्लस जो है वो आराम से जाता है। जबकि इसमें 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब क्या, इसमें आप लोग जितने लोग एब्सेंट है टोटल में से, तो टोटल मेंबरशिप के एब्सेंट लोगों को माइनस करोगे, टोटल के आप लोग जो वोट नहीं कर रहे हैं, जो एब्सटेन है वो माइनस करोगे, जो वैकेंट है वो भी माइनस करोगे, तब जाकर के आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग नंबर निकल करके आएगा। तो यहाँ पे टोटल मेंबरशिप है, तो 2/3 जब लोग इतने स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को पास करेंगे, फिर ये सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस में सेम काम होगा, और यहाँ पर भी अगर 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दिस हाउस अगर पासेस द रेजोल्यूशन, देन प्रेसिडेंट जो है वो निकल जाएंगे, दैट इज प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड। लेकिन आज तक हमारे इंडिया में एक भी किसी प्रेसिडेंट को आज तक इम्पीच नहीं किया गया है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। हमारे इंडिया में आज तक किसी एक भी प्रेसिडेंट को इम्पीच जो है वो नहीं किया है। तो यही मैंने आपको जो है वो सारी चीजें दिखाई कि ग्राउंड जो है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्जेस होंगे, 1/4 मेंबर ने साइन करने चाहिए, 14 डे का नोटिस मिलेगा, डिफेंड करो, और टोटल मेंबरशिप के एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप जो है उन्होंने इसको मतलब साइन मतलब उसको अप्रूव करना होगा रेजोल्यूशन को, तब जाकर के इनको इम्पीच किया जाएगा। दूसरे हाउस में भी ऐसा ही होगा। वही अगर हम यूएस का थोड़ा सा कंपेयर करें तो यूएस में कैसे होता है, तो यूएस में ट्रीजन, ब्राइबरी एंड हाई क्राइम्स एंड मिसडिमिनर्स, ये उनके चार्जेस होते हैं कि इन चार्जेस के बेसिस पर उनको निकाला जा सकता है प्रेसिडेंट को। फिर उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले हमेशा प्रोसीडिंग वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही शुरू होगी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये उनका लोअर हाउस है, ठीक है, और ये इनका अपर हाउस है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही प्रोसीडिंग शुरू हो, हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। यहाँ पे जरूरी है कि इन लोग लोअर हाउस में ही शुरू करेंगे, फिर उन लोग एक जुडिशियल कमेटी पहले हाउस के अंदर बनाएंगे, उसमें सिंपल मेजोरिटी से वोट हुआ तो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं, मतलब उधर के मेंबर्स हैं, उन लोग फिर वोट करेंगे, और अगर वो सिंपल मेजोरिटी से हुआ तो फिर सेकंड हाउस दैट इज सेनेट को पास करेंगे। फिर सेनेट प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे भाई तुम्हारे अगेंस्ट में ये सब चल रहा है, और फिर यहाँ से ये अगेन आप लोग जो है वो सेनेट में ट्रायल होगा, उनको बुलाएंगे, उनको बोलेंगे डिफेंड करो अपने आप को, फिर जो भी जूरी यहाँ की जजमेंट देगी वो सब हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी जब देंगे तब जाकर के सेनेट से इनको प्रेसिडेंट को वहां पे इम्पीच किया जाएगा। तो इस तरीके का वहां का प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो होता है। तो गाइज आई होप अब आप लोगों को ये सब तरीकों से, मतलब जो कुछ मैंने इन स्लाइड्स में आपको सिखाया है, इस वीडियो में आपको सिखाया है, उससे आप लोग ये वाला एटलीस्ट PYQs जो है वो तो भी अच्छे से कवर कर पाओगे। जैसे कि इसका उत्तर, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर्ड, तो आंसर इज यस। तो 4 सही है, बट बाकी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो आपके गलत निकल करके आते हैं, इसलिए उत्तर जो है इसका A आएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो मैं ये स्लाइड आप लोगों के लिए रख रहा हूं, आप लोग जो है ये 2013 का, 2023 का और 2018 का भी जो है वो आप लोग उत्तर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं थोड़ा टेढ़ा ही डाला है, लेकिन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, आंसर इज यस। हर एक स्टेट की वैल्यू अलग अलग होती है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ लोकसभा इज मोर देन वैल्यू ऑफ MP ऑफ राज्यसभा, आंसर इज नो। तो उत्तर इसमें 1 ओनली A आएगा आपका, क्योंकि दोनों की 708 है, ठीक है। फिर है द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, while nominated members of the House of the Parliament have no voting right to the presidential election, they have right to vote in the election of the vice president। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस जो है उनको नहीं है, लेकिन इधर है द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो इसमें भी आपका उत्तर आता है। और 2023 का अगर आप लोग देखें कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम ओके इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विल बिकम इनवैलिड, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको क्लियरली बताया कि ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड्स दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड, गलत है। When a bill is presented to the president of India, Constitution prescribes time limit, ये भी गलत है। इनमें से एक भी उत्तर जो है सही नहीं है, नन जो है इसका उत्तर आएगा। एनीवेज इनको आप जो है वो अब सॉल्व कर पाओगे ये सब सिखाने के बाद में। अगले वीडियो में हम प्रेसिडेंट के जो पावर्स है
अलग अलग एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। मैं आप सबको वापस याद दिला देना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आपका कमेंट बहुत जरूरी है, बाकी आप कुछ करो ना करो, कमेंट जरूर करो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।